YouTube channel. I am your guide for this semester. So today we will be discussing course 6 यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट। हमने जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था वैसे ही हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानेंगे। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपका सबसे पहले ऊपर नाम होगा कौटिल्य का यानी कि चाणक्य का। तो चाणक्य के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आपने चाणक्य के बारे में सुना ही होगा, इनफैक्ट आपने सीरियल में भी देखा होगा जो स्टार प्लस में आता होगा। हाँ, वही चाणक्य वही कौटिल्य के बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में उनका भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि वो भी बहुत ही ज्यादा फेमस थे। उनके बारे में भी काफी कुछ हम आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य पीएम थे यानी कि मंत्री थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त के सारा काम जो भी होता था वहां पे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन देखते थे? तो कौटिल्य देखते थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसकी वजह से वो काफी फेमस थे। उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। इसके अलावा वो इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था? तो अर्थशास्त्र की बुक में उन्होंने ये लिखा था कि कैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये सारी कुछ चीजें जरूरी होती है एक कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, यानी कि एक राज्य को चलाने के लिए पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ये सारी कुछ चीजें कितना इम्पोर्टेंट होती है, कैसे फंक्शन करना चाहिए, ये सब के बारे में उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखी थी। तो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका आ सकता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी और उसमें क्या था, और अर्थशास्त्र या तो फिर ये आ सकता है हु रोट द व्हिच बुक was written by कौटिल्य। इसके अलावा हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कौटिल्य ने अपने 7 एलिमेंट्स के बारे में बताया था यानी कि स्टेट के 7 एलिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा ये स्टेट के 7 एलिमेंट क्या होता है? हमने तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा था, पर ये वो वाला नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य उनका मानना था कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेट होते उसके 7 एलिमेंट होते, जो 7 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। व्हाट वर द 7 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी एलिमेंट्स देयर अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। इसमें काफी लोगों ने गलत क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे और कहीं ना कहीं हमारे सेमेस्टर में आया था। सो इन केस इफ इट कम्स अगेन और या फिर रिपीट में आ सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए कि 2 मार्क्स में आपको सारे एलिमेंट्स के नाम लिखने पड़े। तो इसीलिए आप प्लीज यहाँ पे ध्यान दें और कोशिश करें कि ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझें। और इन केस अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा तो कौटिल्य का ये सारा तो डिटेल होगी, तब उनके 7 एलिमेंट्स क्या है ये हम डिटेल में थोड़ा और पढ़ेंगे। सो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितने एलिमेंट थे स्टेट के? तो एलिमेंट थे 7, ये आप याद रखना फिंगर टिप्स पे। इसके अलावा वो सारे एलिमेंट क्या थे? तो उनका पहला एलिमेंट था किंग। किंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अगर एक राज्य चली तो पुराने जमाने में तो गवर्नमेंट नहीं थी, कहीं ना कहीं राजा ही देश में राज्य करता था। तो राजा कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर प्रशासन चलानी हो या दूसरे स्टेट से बात करनी हो, तो कहीं ना कहीं एक राजा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था कोई भी राज्य का। तो इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट उन्होंने जो एलिमेंट बताया एक स्टेट वो एक राजा था, यानी कि किंग की इंपॉर्टेंस उनकी नजर में बहुत ज्यादा थी। उसके अलावा उन्होंने अपने 2nd नंबर पॉइंट पे बताया कि एक अमात्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली कोई भी स्टेट में। अमात्य का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। कि हम चेस खेलते हैं तो हमेशा राजा के बगल में मंत्री होता है जो मंत्री उसे प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह एक राजा किस तरह राज्य कर रहा है नहीं कर रहा है, वहां पे फंक्शनिंग कैसी थी, सारी चीजें कौन देखता है? तो एक मंत्री देखता है। उसके अलावा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने टेरिटरी को बताया, फोर्ट। इसके अलावा उन्होंने दंड का भी नाम लिया है, यानी कि अगर वहां पे राज्य में कोई गलती करता है तो ऑफ कोर्स उसे पनिश भी करना चाहिए ताकि उन नेक्स्ट टाइम वो कुछ गलती ना करे, या तो फिर अगर जो गलती करने जा रहा है उसे पता रहे कि दंड मिल सकता है, उन्हें पनिश किया जा सकता है। दैट मींस वो से डर के मारे कुछ गलती ना करे। इसके अलावा उन्होंने मित्र का भी बोला है कि मित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मित्र अगर ऐसा कोई फ्रेंड रहा तो ठीक है, अगर इन केस वो एनिमी बन गया तो वो आपके लिए राज्य के लिए आपके राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा साबित करेगा। तो ट्रेजरी का भी नाम है। ट्रेजरी यानी कि वहां की कितनी ज्यादा सोने, सिक्के या मोहरे हैं, कितनी ज्यादा वहां के कॉइन्स है, या यूं कह सकते हैं वहां का कितना ज्यादा धन राशि है। एक राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरी है एक अमाउंट।
तो वहाँ की ट्रेजरी कितनी है, वहाँ का ये कह सकते हैं कि सोना चांदी नहीं, वहाँ की पर्टिकुलर अमाउंट कितना है जिससे राज्य चलेगा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू कौटिल्य राज्य की सबसे सातों इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? पहला किंग, दूसरा अमात्य, तीसरा टेरिटरी, चौथा फोर्ट और पश्चिमी में आके आपकी ट्रेजरी, फिर उसके बाद दंड और फाइनली मित्र। तो कहीं ना कहीं ये सातों एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टेट के लिए। तो हम इसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एक किंग का क्या काम होता है और बाकी लोगों का। तो हाँ, आप प्लीज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए या फिंगर टिप्स में प्लीज ये सातों एलिमेंट्स को याद कर ले, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य के अनुसार एक राजा क्या था? तो राजा को उन्होंने स्वामी का भी नाम दिया। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं कि एक राजा जो होता है, जो राज्य करता है एक स्टेट में, वो कहीं ना कहीं एक स्वामी की तरह होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर मान लो एक कोई प्लेस है जहाँ पे पहले कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही थी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट था, तो वहाँ के लोग कैसे फंक्शन करते, वो लोग क्या काम करते, वो लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते? तो कहीं ना कहीं उन्होंने किंग को चुना, उन्होंने अपने स्वामी को चुना जो कि पर्टिकुलरली अमाउंट ऑफ टैक्सेस लेता था वहाँ के हर लोगों से, और उन्हें ये विश्वास दिलाता था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, उनका ध्यान रखेगा और कहीं ना कहीं उन्हें रिलीजियस बातें भी बताएगा और एक सिंपल लाइफ जीने के तरीके देगा और उन्हें उनकी रक्षा भी करेगा, उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा और एक गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से चलाएगा और कहीं ना कहीं उनकी सारी जरूरत को वो पूरा करेगा। तो इस वजह से उन्होंने एक किंग के लिए कहा कि किंग बहुत जरूरी है। अलावा उन्होंने किंग को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर कहा है, क्योंकि किंग बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होते हैं, वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ही किंग को पावर देते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें वो इतना ज्यादा ऊपर प्रेस्टीज देते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे राजा है, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वामी है, तो उन्हें एक सुपीरियर पोजीशन दिया गया। इसके अलावा उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। बिकॉज अगर एक गवर्नमेंट या फिर एक राजा ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अपने लोगों के लिए, तो फिर कैसे एक गवर्नमेंट या फिर एक राज्य चलेगा? तो कहीं ना कहीं किंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अमात्य। उसके अलावा अमात्य भी बहुत ही, अमात्य यानी कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग किंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उन्होंने अमात्य को क्यों इंपॉर्टेंट कहा, ये भी हम थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करें। अमात्य को उन्होंने क्यों इंपॉर्टेंट कहा? कौटिल्य के अकॉर्डिंग क्या था कि एक राजा कहीं ना कहीं हर चीज देख सकता था, बट कहीं ना कहीं राजा को भी एक एडवाइस की जरूरत होती है, एक एडवाइजर की जरूरत होती है कि इन पॉइंट या पर्टिकुलर पॉइंट में जाके अगर राजा को समझ में नहीं आया क्या करना है नहीं करना है, तो उसका मंत्री ही उसे सजेशन देगा, उसका मंत्री ही उसे एडवाइस देगा कि क्या करना है नहीं करना है। और कहीं ना कहीं वो एजुकेशन के मामलों में या फिर गवर्नमेंट कैसे चला सकता, लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होता था, उस टाइम में कहाँ पे सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने अपॉइंटमेंट कराने पड़ेंगे सोल्जर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अमात्य ही देखेंगे। इसके अलावा भी वहाँ के राजा रानी क्या पढ़ाई करें, तो कहीं ना कहीं ये सारा काम किसके ऊपर था? तो अमात्य के ऊपर था। इसके अलावा उन्होंने टेरिटरी को भी कहा था इम्पोर्टेंट, तो टेरिटरी किस तरह इम्पोर्टेंट होगा ये भी हम जानेंगे। तो टेरिटरी क्यों इम्पोर्टेंट है? टेरिटरी यानी कि सिर्फ तो लार्जर एरिया तो नहीं होता, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी उन्होंने कहा है कि टेरिटरी में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हो, टेरिटरी को उन्होंने दूसरा नाम भी दिया है जनापदास। तो उन्होंने कहा है कि टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एक राज्य में बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ की जो जमीन है वही बंजर है, तो क्या उन्हें खाना मिल पाएगा? क्या वहाँ का राजा अपनी सारी प्रजा को खाना प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ का लैंड फर्टाइल हो, वहाँ के लोग बहुत ही जेंटल हो, वहाँ के लोग कल्चर्ड में हो, वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, गुणी हो, और हाँ वो पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड हो, ताकि एक राज्य को और अच्छा वो प्रोग्रेस कर सके या डेवलप कर सके। तो टेरिटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई है। इसके अलावा उन्होंने फोर्ट को भी कहा है, फोर्ट का दूसरा नाम उन्होंने दुर्ग बताया है, एक साइलेंट रहेगा। तो इसके अलावा उन्होंने फोर्ट को क्यों इंपॉर्टेंट बताया? एनी आइडिया?
हिट है। तो उन्होंने फोर्ट को इसलिए इम्पोर्टेंट बताया है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टाइम ऑफ इमरजेंसी आ गया या बहुत सारे सोल्जर्स है तो उन्हें भी पर्टिकुलरली हम प्लेस देंगे ना, ताकि वो वहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और कहीं ना कहीं फोर्ट एक पर्टिकुलर राज्य का वो हिस्सा बताता है या वो एरिया, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फंड होते हैं स्टेट के जमा हो, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी इंतजाम होता था। इनफैक्ट कभी कभी इमरजेंसी में जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चलती थी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खाने को रिजर्व करके रखा जाता था, यानी कि फोर्ट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा ट्रेजरी को भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर के टाइम जब प्रॉब्लम्स हो सकती थी तो ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी ट्रेजरी को देखने के लिए, और फाइनेंस ऑफिसर कलेक्ट करते थे टैक्स, ताकि फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम आए तो उसी टैक्सेस को वो यूज करें। अलावा उन्होंने दंड का क्यों नाम दिया है और क्यों पनिशमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक राज्य के लिए। कौटिल्य का ये मानना था कि दंड भी बहुत जरूरी है एक राज्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दंड सिर्फ ये नहीं बताता है कि लोगों ने लॉ तोड़ा है तो उन्हें पनिश किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो ये भी बताता था कि वहाँ की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं ये बताया जाता था कि उन्हें रक्षा पूरी तरह से मिलेगी, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। वहाँ पे अगर कोई भी गलत करेगा तो उन्हें पनिश किया जाएगा कि आप लोग कितने जरूरी है और आपके साथ की जाने वाली हर एक गलती का उन्हें भुगतान दिया जाएगा। इसके अलावा वो वहाँ की कहीं ना लॉ एंड रूल्स को भी बताता था कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, और सिक्योरिटी को भी बताता था कि कितनी ज्यादा सक्षम है। ये भी टर्म मित्र भी यूज किया था। मित्र क्या एनिमी तो नहीं होता है, मित्र का मतलब तो फ्रेंड होता है। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य का ये मानना था एक राजा तभी ग्रोथ कर सकता है अगर उसके जो नेबर स्टेट्स है या नेबर कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं उसके दोस्त है, कहीं ना कहीं वो उनके फ्रेंड्स है। उन्होंने अलाइज फॉर्म किए, यानी कि उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया, उन्होंने एक फ्रेंडशिप बॉन्ड फॉर्म किया है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। वरना अगर मान लो एक स्टेट है और एक स्टेट जो है कंट्री है, मान लो एक राज्य है, एक राज्य के इधर उधर बहुत सारे छोटे छोटे देश है, वो छोटे छोटे देश से उनकी फ्रेंडशिप नहीं है तो ऑफ कोर्स वो हर टाइम युद्ध करते रहेंगे, हर टाइम फाइट होती रहेगी, हर टाइम सोल्जर्स की जान जाएगी, हर टाइम खून खराबा होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कौटिल्य ये कहते थे कि अगर हमारी दोस्ती ना बनी रहे, हमारे कंट्री साइड के साथ हमारी दोस्ती नहीं बनी है या हमारे अलाइंस फॉर्म नहीं है हमारे नेबर स्टेट के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्की साउंड कर सकता है। वरना कभी भी वो आएंगे और हमें हमला बोल देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोल्जर्स भी बहुत ही ज्यादा जान जाने की जोखिम हो सकती है। और इसके अलावा भी उनका ये भी मानना था कि अगर आपके अलाइज बहुत ज्यादा हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैं नेबर स्टेट्स में, तो कहीं ना कहीं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि फ्रेंड जो होता है उसे कहा भी जाता है दोस्ती दोस्त के काम आता है बुरे वक्त में। तो उसी तरह उनका भी ये मानना था कि अगर एक दोस्त ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी के वक्त में या अचानक से कभी हमला आ गया तो फिर कैसे हम सबसे निपटेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा फ्रेंड है, हमने अलाइंस फॉर्म किया अपने दूसरे स्टेट के साथ या दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, तो वो भी हमारी हेल्प करेगी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है कौटिल्य के बारे में। उसके अलावा ये सारे जो पर्टिकुलरली कौटिल्य की थॉट्स थे, इनको कौन सी थ्योरी कहा जाता है? तो इन्हें सप्तांग थ्योरी कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती है कि ये पूरे एलिमेंट्स के, ये पूरे कौटिल्य की सोच को कौन सी थ्योरी में हम कौन सी थ्योरी कहते हैं? तो इस पूरी थ्योरी को सप्तांग थ्योरी कहते हैं। तो सप्तांग थ्योरी किसे कहते हैं, इसमें आप ये लिख सकते हो ये सप्तांग थ्योरी क्या है। तो कहीं ना कहीं सप्तांग थ्योरी ये सारी कुछ चीजें बताती हैं। इसके अलावा अभी भी आप देख सकते हो एक राज्य को चलाने के लिए, एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए ये सारी चीजें कितनी जरूरी है। अगर अभी राजा नहीं है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है। अगर यहाँ पे सोल्जर्स पर्टिकुलरली एक राज्य में नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर्स पे वो सोल्जर्स है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेजरी कहीं पर्टिकुलरली रखी नहीं है, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने वो टैक्सेस, वो फंड्स रखे हैं जो इमरजेंसी के टाइम यूज करती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कौटिल्य की जो बातें हैं वो अभी भी फॉलो की जाती है, यानी कि समवेयर
कौटिल्य की बातें झूठी नहीं थी, बस फॉर्म चेंज हो चुका है, बट अदरवाइज ये सारी चीजें आज भी फॉलो की जाती है। इसी के साथ आज का क्लास हमारा एंड होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट डू आस्क मी, एंड व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा आपके लिए खुला हुआ है फॉर एनी क्वेश्चंस, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।